हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो देखिए, जेक बोर्ड क्लास 10th का अगला वीकली टेस्ट 6 सितंबर को होने वाला है और 6 सितंबर को क्लास 10th का साइंस का विज्ञान का वीकली टेस्ट है। आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ इसको अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि आपका वीकली टेस्ट अच्छे से जाए। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? पादप हार्मोन कौन सा है बताना है। पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन थायरोक्सिन, तीसरा ऑप्शन है एस्ट्रोजन, चौथा ऑप्शन है साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। पादप हार्मोन जो है वो साइटोकाइनिन है। वैसे यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया हुआ है सब का सब हार्मोन तो है, लेकिन क्वेश्चन में पादप हार्मोन पूछा गया इसलिए ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। बाकी इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन ये मनुष्य में पाया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला सेकंड नंबर देखिए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है द्रुमिका, दूसरा ऑप्शन है सिनेप्स, तीसरा ऑप्शन है एक्सॉन, चौथा ऑप्शन है आवेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, सिनेप्स कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क उत्तरदायी है, पहला ऑप्शन है सोचने के लिए, दूसरा हृदय स्पंदन के लिए, तीसरा शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपरोक्त सभी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 4 नंबर देखिए, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन स्रावित होता है, पहला ऑप्शन है अंतः स्रावी ग्रंथि से, दूसरा बहिस्रावी ग्रंथि से, तीसरा नलिका ग्रंथि से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 5 नंबर देखिए, ग्वाइटर अथवा घेगा पनपता है। घेगा किससे होता है? पहला ऑप्शन है चीनी की कमी से, दूसरा आयोडीन की कमी से, तीसरा रक्त की कमी से, चौथा मोटापा से। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि घेगा रोग किस किस पोषक तत्व की कमी से होता है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, घेगा किस पोषक तत्व की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 6 नंबर, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन देखिए एब्सिसिक अम्ल, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा इथाइलिन, चौथा ऑक्सीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, इथाइलिन। इथाइलिन जो है वो फल को पका देता है, ठीक है, तो इसलिए फल विक्रेता इसका यूज करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? पहला ऑप्शन है अग्नाशय, दूसरा थायराइड, तीसरा पैराथायराइड और चौथा पिट्यूटरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, अग्नाशय। अग्नाशय इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 8 नंबर देखिए, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली कौन है? पहला ऑप्शन है नेफ्रॉन, दूसरा ऑप्शन है न्यूरॉन, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में ही डायलिसिस होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 9 नंबर देखिए, भोजन का पाचन या भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहला ऑप्शन है उपचयन, दूसरा संयोजन, तीसरा अपचयन, चौथा विस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, उपचयन। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग कुछ अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर देखिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। विद्युत चैप्टर से भी आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। तो देखिए विद्युत धारा का मात्रक या विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। देखिए 11 नंबर, विभव का मात्रक क्या है? विभव का मात्रक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट। विभव का मात्रक वोल्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट 12 नंबर, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक
वोल्ट है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, विद्युत धारा मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? विद्युत धारा किसे मापा जाता है? तो विद्युत धारा जो है वो एमीटर से मापा जाता है। इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, विभवांतर मापने वाला यंत्र का क्या नाम है? विभवांतर मापने वाला यंत्र को वोल्ट मीटर कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से मैंने आप सभी को सभी जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया है। तो चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, विभवांतर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट यानी कि भी है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला सेकेंड नंबर, विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? विद्युत प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण है जिससे वह अपने में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। इसे ग्रीक शब्द इस तरीके से ओम से निरूपित करते हैं। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? किसी भी तार का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तो इसका उत्तर देखिए, किसी तार का प्रतिरोध निर्भर करता है तार की लंबाई पर। जितनी अधिक तार की लंबाई होगी उतना ही अधिक तार का प्रतिरोध होगा। फिर देखिए सेकंड, तार की मोटाई पर। जितना अधिक तार की मोटाई होगी तार का प्रतिरोध उतना ही कम होगा। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट अगला तीसरा नंबर, पदार्थ की प्रकृति पर भी देखिए, अलग अलग पदार्थ अलग अलग प्रकार का प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो पदार्थ की प्रकृति पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। फिर देखिए नेक्स्ट, तापमान पर भी। तापमान पर शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है तथा ताप कम करने पर कम हो जाता है। तो इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं? विद्युत शक्ति से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, किसी विद्युत परिपथ में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। P = VI विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है। इसको भी आप लोगों को याद कर लेना है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है। अगला देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है। तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचन होना इसका उदाहरण है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 6ठा नंबर का क्वेश्चन देखिए, कोई विद्युत मोटर 220 वाट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर इस तरीके से एक न्यूमेरिकल आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाता है, फाइनल एग्जाम में भी, और हो सकता है तो टेस्ट में भी पूछा जाए। इसको आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक विद्युत मोटर है जो 220 वाट के विद्युत स्रोत से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और 5 एम्पीयर विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रहा है। और फिर यहाँ पर हम लोगों को मोटर की शक्ति निकालना है और 2 घंटे में कितना विद्युत ऊर्जा वो यूज करेगा उसको बताना है। तो देखिए इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है, दिया है विभवांतर यानी कि वोल्ट है 220 वोल्ट। फिर देखिए विद्युत धारा जो I यानी कि 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। समय है 2 घंटा। तो विद्युत शक्ति यानी कि पावर
इक्वल टू V इंटू आई होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर। अब यहाँ पर देखिए वोल्ट हमारा 220 वोल्ट है और आई जो है वो 5 है, गुना कर देंगे तो P इक्वल टू 1100 वाट हो जाएगा। अब इसको हम लोग किलो वाट में बदलेंगे क्योंकि व्यावसायिक जो मात्रक होता है वो होता है किलोवाट। तो यहाँ पर हम लोग जस्ट 1100 को 1000 से भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.1 या 1.100 किलोवाट हम लोग लिख सकते हैं, किलोवाट। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग 2 घंटे के लिए निकालेंगे, विद्युत ऊर्जा P इंटू टी, ठीक है। T 2 घंटा है, समय 2 घंटा है। अब यहाँ पर हम लोग 1.100 को 2 से गुना कर देंगे तो 2.2 किलोवाट आवर हो जाएगा, ठीक है। तो 2.2 किलोवाट आवर यानी कि 2.2 यूनिट यहाँ पर विद्युत ऊर्जा खर्च होगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है, ठीक है। इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के लिए इतने, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।